वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स के चैप्टर 3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपने लास्ट के दोनों चैप्टर्स में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, यानी लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और जब हम लोगों के द्वारा शासन की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात होती है इलेक्शन की, यानी कि वोट की। हर वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है या इससे ऊपर का जो व्यक्ति है उसको वोट देने का अधिकार है। यानी इससे आप सुनिश्चित करते हो कि जनता की भागीदारी सरकार बनाने में है। अब देश के बारे में सही या गलत फैसला कहाँ लिया जाएगा? अगर कोई भी पार्टी गलत निर्णय लेती है तो उसका विरोध कहाँ किया जा सकता है? तो जब हम संविधान के केंद्रीय तत्व की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक नाम आता है जिसका नाम है संसद, पार्लियामेंट। तो आपका जो चैप्टर 3 है उसका नाम है वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें संसद की ज़रूरत क्यों है या हमें संसद क्यों चाहिए? अगर हम सिंपल भाषा में या सिंपल रूप में इसकी डेफिनेशन सोचें या इसके बारे में जानें कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, इसलिए है क्योंकि संसद हमारे देश की सरकार या जो भी सत्ता पार्टी होती है उसके गलत निर्णयों का विरोध करती है और उसे पलटने की क्षमता रखती है। यह देश की प्रमुख कार्यप्रणाली होती है जो देश के सही और गलत के बारे में सोचती है। तो इसीलिए संसद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट की फीचर भी कह सकते हैं। In this chapter, we will try to see how the Parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government, thus making it the most important symbol of Indian democracy and a key feature of the Constitution. इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश लगाने में मदद करती है। अंकुश लगाना मतलब थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना, ठीक है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व होता है। अब जब हम संसद की बात कर चुके हैं, जब हम डेमोक्रेसी की बात कर चुके हैं, तो हम ये भी बात करेंगे कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो क्यों लोगों को फैसला लेना चाहिए? वाई शुड पीपल डिसाइड? क्यों लेना चाहिए? क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद, मतलब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय तक बहुत सारे लोगों के दिमाग में फ्रीडम, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, ये चीज़ें उनके दिमाग में आ चुकी थी। वे स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। और जब हम कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं तो उस समय ब्रिटिश सरकार से कई लोग डरते थे। वे सरकार के फैसलों का विरोध नहीं कर पाते थे। जो भी एक्ट्स आए, जो भी कानून आए, जो भी नियम बनाए गए, उनको मानना पड़ा क्योंकि उनको फोर्स किया जाता था। और अगर वे इसका विरोध करते भी थे तो फिर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ता था। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट इंडिया, जब हम स्वतंत्र भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर बात कुछ और हो जाती है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जा रहा था तो वहाँ पर कई सारी स्थितियाँ बदलने लगी थी। यानी अब सरकार के विरोध में लोग बोल रहे थे, उनकी सभी बातों को मान लिया जाता था, ऐसा नहीं था। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले जो लोग थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की और अपनी मांगों को रखा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाया गया था और उसको बनाने का यही एक मेन रीज़न था कि वो सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर सके, यानी कि अंकुश लगा सके, पार्टिसिपेट कर सके। कोई भी डिसीजन मेकिंग है, कोई भी चीज़ बनाई जा रही है जो भारत के लिए ही बनाई जा रही है, उसमें उनका भी अधिकार हो। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग के आधार पर ही विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए
ये बात कही गई, और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यानी ये एक छोटा सा पहल था, एक छोटी सी कोशिश थी जिसके द्वारा भारतीयों ने हिम्मत की कि वो ब्रिटिश सरकार के सामने जाएं और अपनी बातों को रखें। भारतीय सरकार भारतीय जनता क्या चाहती है, वो किस तरह का कानून चाहती है, इन सारी बातों को पेश करने का काम 1885 में जो बनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने किया। The nationalists began to openly criticize the British government and make demands. As far back as 1885, the Indian National Congress demanded that there be elected members in the legislature with a right to discuss the budget and ask questions. और जब हम 1909 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 की बात करते हैं तो इसमें कुछ हद तक मंजूरी इसको दे दी गई थी, और क्योंकि ब्रिटिशर्स राष्ट्रवादियों के दबाव में थे, जो नेशनलिस्ट थे वो लगातार उन पर दबाव डाल रहे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी बहुत छूट तो दे दी, लेकिन कुछ शर्तों पर। यानी वोटिंग राइट्स तो दिए, लेकिन सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। इसके साथ ही साथ आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कुछ थोड़ी बहुत छूट तो दी, लेकिन अपनी शर्तों को मनवा कर। अब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक होने वाले हैं, और इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है। इसीलिए हम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की बात करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और ताकि सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों को मानना पड़े या मानना हो। अब ऐसा कब होगा? जब स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के तहत वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के थ्रू चुनेंगे। इसीलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात कही गई है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कही गई है, जिसके थ्रू 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। लोग और उनके प्रतिनिधि, ये लोग कौन हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन हैं? प्रतिनिधि का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको रिप्रेजेंट करता है। और जब हम सहमति की बात करते हैं तो सहमति का क्या मतलब होता है? डिजायर, चाह, स्वीकृति, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, लोगों की हिस्सेदारी। यानी अगर आप आपसी सहमति से किसी को मॉनिटर जैसे आप क्लास में बना देते हो, या आप आपसी सहमति से कोई डिसीजन लेते हो कि भाई आज मैथ्स पढ़ना है, या आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, या सोशल साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, या साइंस पढ़ेंगे, तो उसमें सुविधाएं कई होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, तो ऐसे में आपका उस काम में मन भी लगता है। तो यहाँ पर भी जब हम सहमति, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो ऐसा जो डिसीज़न लिया जाएगा वो अच्छा होगा, लोगों के हित में होगा, ऐसा माना जाता है। जब हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात करते हैं बच्चों, तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया के दौरान जो डिसीज़न लिए जाते हैं हम उनकी बात करते हैं। कुछ समय आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, अब हर स्टेट में हो रहे हैं और दिक्कत हो रही है और बहुत देर बाद परिणाम निकलता है। फिर आपको ये लगता है कि डिसीज़न मेकिंग में देरी हो रही है, बार बार उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन बार बार चर्चा करने से आपको नहीं लगता है कि जो डिसीज़न मतलब लिए जाते हैं वो कितने अच्छे हो सकते हैं। आप जब अकेले पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, और जब ग्रुप डिस्कशन करते हो तो दोनों में बहुत अंतर होता है। आपको आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जब कुछ चीज़ें आपको नहीं आती हैं वो आपको आ जाती हैं, आपके मित्र को नहीं आती हैं उनको आ जाती हैं। तो इस तरह से जो चर्चा करके और बातचीत करके जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती हैं। इसलिए एक व्यक्ति का भी यह कर्तव्य क्या होता है? एक व्यक्ति का भी यह कर्तव्य होता है कि उसे अपनी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए,
उसे सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में आस्था रखनी चाहिए। The basic idea in this kind of democracy is that the individual or the citizen is the most important person, and that in principle the government as well as other public institutions need to have the trust of these citizens. व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? अब हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट? एक तरीका क्या हो सकता है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज इलेक्शन। इलेक्शन के थ्रू भी आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, यू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव, और आपके रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनाते हैं। द पार्लियामेंट which is made up of all representatives together controls and guide the government. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. यहाँ पर कह रहे हैं कि जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को संसद कहा जाता है। किस समूह को? जो निर्वाचित होकर आए हैं और सरकार बना रहे हैं। और संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, और अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से ही लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि संसद एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। प्रतिनिधित्व का यह विचार, ये जो आप रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेटिव की जो आप बात कर रहे हैं, हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट थीम इन योर क्लास 6 and 7 सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक्स। ये जो प्रतिनिधि का विचार है वो क्लास 6 और 7 की जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक है उसका एक महत्वपूर्ण विषय था। और आप इस बात से पहले ही परिचित हो चुके हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह कराया जाता है। जब आप MLA, MPs इन सब की बात करते हो तो आपने पिछले के क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ी हैं। क्लास 6 से आप इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हो। ग्राम पंचायत, नगर निगम, MPs, MLA, ये आपने उसमें पढ़ा है। एक बार आप इसको रिकॉल कीजिए, आप उसको याद करिए, आप उसको देखिए कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, और हर जगह का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अलग अलग होता है। इस तरह से आपके सिविक्स के चैप्टर 3 का पार्ट 1 यहीं ख़त्म होता है। और अभी तक आपने ये पढ़ा कि संसद की हमें ज़रूरत क्यों होती है और लोगों को फ़ैसला क्यों लेना चाहिए, अपने लिए फ़ैसला लेना चाहिए। अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं और उसमें लोगों का ही पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी की कोई बात रही नहीं जाती है। इसलिए जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम इलेक्शन की बात करते हैं, हम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल की बात करते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग संसद की भूमिका पढ़ेंगे और क्या उसके काम होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।